मैं ब्रजेश एक बार फिर परीक्षा हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों को अध्ययनरत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम। चलिए बच्चों, सभी लोग फटाफट से जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी को जोड़ दीजिए ताकि समय से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को आरंभ किया जा सके। और आज का जो सेशन है वर्णमाला, आज का जो सेशन है वर्णमाला। सेशन चालू करने से पहले दो लाइनें लेकर के आया हूँ। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से कहा, ऐसे कैसे घोंसला बनाती हो? चिड़िया ने कहा कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए सेशन की तरफ चलते हैं। वर्ण और वर्णमाला। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? वर्ण वर्ण मतलब अक्षर, जैसे अ, क, प, ल, ये ज्ञा, ये क्या हो गए? ये सब वर्ण हो गए। अब शब्द क्या होते हैं? जैसे कोई शब्द, किसी का नाम राम हो गया, श्याम हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं? ये शब्द हो जाता है। वाक्य क्या हो जाते हैं? जैसे हम विद्यालय जाते हैं, हम पढ़ते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? वो वाक्य हो जाते हैं। देखो हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं अभी। तो हमने क्या सीखा? वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। भाषा की, लिखते चलो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, ध्वनि या वर्ण, वर्ण, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। ध्वनि वर्ण का, ध्वनि वर्ण का उच्चरित रूप है, उच्चरित रूप है। ध्वनि वर्ण का उच्चरित रूप है। और वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण जो है, वर्ण जो है, वर्ण जो है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप, लिखित रूप। जैसे मान लो मैंने कहा क या मैंने कहा ख, तो मैंने मुंह से बोला तो वो उच्चरित हो गया, लेकिन वही बोले हुए वर्ण को मैं लिख दिया तो वही लिखित रूप हो जाता। तो ध्वनि जो है वर्ण का उच्चरित रूप है और जो वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित समूह क्या होता है? जैसे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अम आ से लेकर जो है ज्ञा तक हम लिखते हैं व्यवस्थित एक क्रम में, एक प्रोफेशनल तरीके से, एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। तो क्या हो जाता है? वो व्यवस्थित समूह हो जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कह देते हैं? वर्णमाला कह देते हैं। वर्णमाला के दो भेद हो जाते हैं, एक स्वर हो जाता है और एक व्यंजन हो जाता है। वर्णमाला के दो भेद हो जाते हैं, इसके दो भेद होते हैं। वर्णमाला के दो भेद हो जाते हैं, एक हो जाता है स्वर, एक हो जाता है, इसको जो है ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, इसको जो है ऊपर लिख दे रहा हूं। दो भेद हो जाते हैं वर्ण के, यही लिख देते हैं दो भेद। दो भेद, दो भेद में आ जाता है, पहला एक स्वर आ जाता है और दूसरा व्यंजन आ जाता है, दूसरा व्यंजन आ जाता है।
इसको नोट करो और लिखते चलो, नोट्स को बनाते चलो। आगे जो है फिर मैं हमने क्या सीखा अभी तो वर्ड वर्णमाला में भाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनियाँ वर्ड है। ध्वनि वर्ड का उच्चरित रूप है। उसके बाद से जो है वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके दो भेद हो जाते हैं, एक स्वर हो जाता है और एक व्यंजन हो जाता है। अगले पर आते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, लिखते चलो। अच्छा ये बताओ कहानी कौन कौन सुनेगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कहानी कौन कौन सुनना चाहता है। आज आप लोगों को सेशन खत्म होने के बाद, हाँ सेशन खत्म हो जाने के बाद एक आपको हम कहानी सुनाएंगे। चलो आ जाते हैं स्वर पर। पहला जो है आ जाता है इसमें स्वर, और दूसरा जो है आ जाता है व्यंजन। व्यंजन हम स्वर के ऊपर चर्चा करते हैं। अब स्वर क्या है? स्वर जो है ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो है ये स्वतंत्र होते हैं। इनको किसी की आवश्यकता या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप में ही स्वतंत्र हैं। इनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती। यहीं पे जो है ये अस्वतंत्र है, अस्वतंत्र है। इनको जो है व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कैसे लेनी पड़ती है? अब देखो अ से जो है अह तक ये सब जो है स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो है क से ज्ञानी ज्ञ तक जो है ये सब व्यंजन हो जाते हैं। ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब व्यंजन हो जाते हैं। तो देखो अब जैसे मैंने कहा कि क, तो को कहोगे तो देखो को में अ निकलेगा। क कह के देखो, क कहोगे तो क में अ निकलेगा। क अ निकल रहा है ना, देखो क कहो क में यहाँ अ निकला। तो देखो ये क क्या है? ये व्यंजन है। लेकिन व्यंजन में ये क कहने पे अ निकल रहा है ना, तो देखो यहाँ स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? पड़ रही है ना। इसलिए तो यहाँ लिखा गया और बताया गया कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो देखो या ज्ञ लिख दो, ज्ञ ज्ञ कहोगे तभी भी ओ निकलेगा। सौ कहोगे तो सौ में ओ निकलेगा। ल कहोगे तो लो में ओ निकलेगा। तो कहोगे तो में ओ निकलेगा। फ कहोगे तो फ में ओ निकलेगा। मतलब व्यंजन जो है, व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ती है। तो ये हो गए स्वर और ये हो गया व्यंजन। आज हम चर्चा करेंगे ओनली स्वर के ऊपर। इसको नोट कर लो, नोट करते चलो, नोट्स को प्रॉपर बनाते चलो, लिखते चलो, रिवाइज करते रहो, ताकि एग्जाम के टाइम में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी या समस्या ना हो। चलो इसको नोट करते चलो। स्वर पर चर्चा करेंगे हम लोग। स्वर के भी तीन भेद हो जाते हैं बच्चों। स्वर के तीन भेद हो जाते हैं। स्वर के तीन भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है हिरस्य स्वर, हिरस्य स्वर। दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा जो हो जाता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब देखो नोट कर लो इसको, हिरस्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हिरस्य स्वर के ऊपर। हिरस्य स्वर इसको मिटा दे रहे हैं, नोट करते चलो। सबसे पहले चर्चा करेंगे हिरस्य स्वर के ऊपर। पहला जो है हिरस्य स्वर। हिरस्य स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। लिखते चलो, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगे उन्हें हिरस्य स्वर कह देते हैं। हिरस्य स्वर कितने होते हैं? ये चार होते हैं। अ,
ई, ऊ और री, ये चार होते हैं। इन चारों को मूल स्वर भी कहा जाता है। इन चारों को मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रा, सिंगल मात्रा वाले एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। देखना एग्जाम के दृष्टिकोण से सब महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, पटकता है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन। अच्छे से पढ़े नहीं रहोगे, तैयारी बढ़िया नहीं रहोगे तो फंसा देगा। देखो मूल स्वर जो है ये चार हो जाते हैं, अ ई उ री, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कह देते हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, अच्छा इसको जो हिरस्व स्वर को लघु स्वर भी कह देते हैं। नोट करना, बदल बदल के नाम पूछता है, लघु स्वर भी पूछ लेगा, अगर नाम नहीं पता होगा तो फंस जाओगे। दूसरा जो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? हिरस्व से, जिनके उच्चारण में हिरस्व से 2 गुना का समय लगे, जिनके उच्चारण में, लिखते चलो डेफिनेशन, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में हिरस्व से ज्यादा समय लगे या 2 गुना समय लगे, ज्यादा समय लगे, ज्यादा समय लगे, उसे क्या कह देते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अब एग्जांपल में, जैसे में ये अ है, अ के अपेक्षा अगर आ कहोगे तो अ की अपेक्षा अगर आ कहा जाता है तो अ कहने में कम समय लग रहा है, लेकिन यही आ कहोगे तो इससे ज्यादा समय लग रहा है। अब यहाँ पे छोटी ई है, छोटी ई कहोगे तो कम समय लगेगा, लेकिन यही बड़ी ई कहोगे तो इससे ज्यादा समय लगेगा। अब छोटा ऊ है, ऊ जैसे हमने कहा अ और फिर हमने दीर्घ में कहा आ, तब अ के अपेक्षा आ कहने में ज्यादा समय लगा कि नहीं लगा? वैसे ही ई का जो है, ई कह दोगे ऊ का ऊ हो जाएगा, तो आ, ई, बड़ा ऊ, री नहीं, री नहीं, ए, आए, ओ और औ। ये कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गए। इसको क्या कह देते हैं? दीर्घ स्वर। अच्छा एक नाम इसका और भी है, इसे दीर्घ स्वर भी कह देते हैं और गुरु स्वर भी कहते हैं। नोट करते चलो, इसे गुरु स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, और इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। लिखते चलो सर, द्विमात्रिक स्वर मतलब 2 मात्राएं हैं, आ में डबल मात्रा है, बड़ी में डबल मात्रा है, तो क्या हो गया? द्विमात्रिक हो गए, द्विमात्रिक हो, द्विमात्रिक स्वर भी हो। इसके बाद से आ जाता है प्लुत स्वर। इसके बाद से, इसको नोट करते चलो, इसके बाद से आ जाता है प्लुत स्वर। चलो इसको मिटा दें। चलो तीसरा आ जाता है प्लुत स्वर। किसी भी बच्चे को अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के दौरान कहीं पर भी कोई भी दिक्कत, परेशानी या समस्या होगी तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। किसी भी पढ़ने के दौरान किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो रही है तो वो कमेंट करके क्वेश्चन कर सकता है, उसके कमेंट के थ्रू ही उसको आंसर मिल जाएगा। उसको वीडियो बना के उसकी जगह पर जो है जैसी सुविधा होगी हम लोगों के पास, उसको सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी, उसको जो उसके सोल्यूशन किया जाएगा, उसके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो चलिए अगला जो है तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, अभी प्लुत स्वर क्या होता है? देखो दीर्घ से ज्यादा समय लगे, जिनके उच्चारण में दीर्घ से ज्यादा समय लगे, लिखते चलो, जिनके उच्चारण, जिनके उच्चारण में दीर्घ से ज्यादा समय लगे, दीर्घ से ज्यादा समय लगे या 2 गुना समय लगे, ज्यादा लगे या 2 गुना, लिख लो 2 गुना लगे, उसे हम क्या कह देते हैं? प्लुत स्वर कह देते हैं। समय लगे, इसमें क्या जाता है? अब देखो वहां पर तो दीर्घ में आ था, बड़ी ई थी, बड़ा ऊ था, इसमें जो है प्लुत में क्या आ जाता है? प्लुत में आ जाता है जैसे ओ, तो आ से ज्यादा लग रहा है कि नहीं समय बोलने में? राम, ई से ज्यादा समय लग रहा है कि नहीं बोलने में? तो ये प्लुत स्वर। देखो प्लुत स्वर जो है ये संस्कृत का स्वर,
संस्कृत का है, ये भी लिख लो। ये हिंदी में दो ही होते हैं, ये संस्कृत का है। प्लुत स्वर जो है संस्कृत में इसको काउंट किया जाता है। तो हमने क्या सीखा जो है, स्वर के 3 भेद, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर। देखो स्वरों की संख्या जो है 11 है, ये भी लिखते चलो। स्वर कितने होते हैं, तो स्वर जो है बच्चों 11 होते हैं। अच्छा, शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो शुद्ध स्वर 10 होते हैं। शुद्ध स्वर ये 10 हो जाता है। ये स्वर कौन कौन से होते हैं इसको भी लिख लो, जैसे अ हो गया, आ हो गया, छोटी ई, बड़ा ई, ये ऊ हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया, ये री हो गया, ए हो गया, आय हो गया, ये ओ हो गया और ये आओ हो गया। ये कितने हो गए, ये 11 स्वर हो गए। अच्छा, अंग और आहा यहाँ पर नोट कर दे रहा हूं मैं, यहाँ बीच में अंग और आहा को। अंग को स्पेशल अनुस्वार कहा जाता है। अंग को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। और आहा को विसर्ग कहा जाता है। आहा को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अगर ये दोनों मिल जाए, अंग और आहा, अगर ये दोनों मिल जाए तो इसे अयोगवाह विसर्ग कह देते हैं। इसे ये दोनों मिल जाए तो इसे अयोगवाह विसर्ग कर देते हैं। लिखते चलो, अयोगवाह विसर्ग, अयोगवाह विसर्ग कह देते हैं। इसको नोट करते चलो। अगला जो है वर्णों का नाम, वर्णों के नाम पर आते हैं। नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी होना है। नोट्स प्रॉपर बनाते चलो, लिखते चलो, जो पढ़ाया जा रहा है इसका रिवाइज करते चलो। प्रयत्न पूरा है कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, बस तुम निरंतरता और धैर्य को बनाए रखो। चलो अगला जो है स्वर वर्णों के नाम। स्वर वर्णों, स्वर वर्णों का नाम कर देते हैं। स्वर वर्णों का नाम, अब स्वर वर्णों का नाम में आ जाता है जैसे अ, आ, ई, ऊ, उसके बाद से आ जाता है री, उसके बाद से आ जाता है री, उसके बाद से आ जाता है ए और आई, ए और आई, उसके बाद से आ जाता है ओ और आओ। देखो ओ और आ, इसको क्या कहते हैं, इसको कंठ कह देते हैं। स्वर वर्णों का नाम, देखो इनके नाम है, जैसे तुम्हारा नाम है वैसे इनका नाम है। अच्छा, इनको याद करने की जरूरत नहीं, साइंटिफिक तरीके से पढ़ो इसको। देखो रटुआ मारोगे तो रटते रह जाओ, रटने से काम नहीं चलेगा। रटोगे 3 दिन के बाद भूल जाएगा। कोई ट्रिक या साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ोगे तो वो चीजें भूल जाएंगे। देखो ओ या आ है, तो ओ आ, ये देखो कहने पर देखो ये कंठ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आ, ये कंठ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। रटना कुछ नहीं, रटना है ही नहीं, बस वर्ड को बोलो, आंसर अपने आप पता हो जाएगा। ओ आ, ये कंठ में जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कंठ हो जाएगा। लिखते चलो, कंठ। ई, अब नीचे आ गई ई, तो ये जो जो ई कह रहे हो, तो जो ये जीभ है ये तालु के पास जा रही है कि नहीं जा रही, ई कहो ई, तो जीभ जो है तालु के पास जाके सट रही है हल्की। ई कह के देखो, ई जो है, जीभ जो है ई कहने पर तालु के पास जाके सट रही है। ई, तो ये क्या हो गई, ये तालु हो गई। ये क्या हो गई, ये तालु हो गई। अब ऊ कहो, ऊ कहो, तो ये होस्ट हो गया। जो ऊ कहने पर होठ जो है गोलाकार बन रहा है कि नहीं बन रहा, करे बोल के देखो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं होगा। ऊ कहोगे तो होठ जो है गोलाकार बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये ओष्ठ हो गया। रटना कुछ भी नहीं है, साइंटिफिक तरीका, ये ओष्ठ हो गया, ओष्ठ। री, अब री कहो, री री री
री कहने पर री, री ऋषि वाला री, री री कहोगे तो जीव जो है दांत के ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो ये मूर्धे पर जा रहा है। री कहो री, तो जीव जो है दांत के अंदर वाले दांत के हल्का ऊपर से जा रहा है ना, तो ये मूर्धे पे जा रहा है, तो री क्या हो गया, ये मूर्धा हो गया। री जो है ये मूर्धा हो गया। और ए ऐ, ए ऐ, ए कहोगे तो सबसे पहले कंठ में जा रहा है, ए कह रहे हो ए, तो सबसे पहले कंठ में जा रहा है, उसके बाद से जीभ जो है तालु पर जा रही है, तो ए ऐ क्या हो गया, ये कंठ तालु पे हो गया। लिखते चलो, कंठ तालु। और ओ कह रहे हो तो होठ हो रहा है, और ओ ये कंठ में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया, कंठ ओष्ठ हो गया, कंठोष्ठ हो गया। तो ये वर्णों के नाम है, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। अभी इनके नाम बहुत सारे बचे हैं। वल्ली में अभी स्वर संधि पे ही लेक्चर कर रहा हूँ, अगला जो कल का लेक्चर होगा वो व्यंजन पर होगा, वहां पर ढेर शब्द मिलेंगे। अभी आज जो है इसको देख लो, और आज जो भी पढ़ाया जाएगा कल बकायदे रिवीजन करके आना, पढ़ के आना, नहीं कल पूछूंगा भी मैं। तो हमने क्या सीखा, स्वर वर्णों के नाम में अ आ जो है कंठ हो गया, ई जो है तालु हो गई, उ जो है ओष्ठ हो गया, री मूर्धा हो गया, ए कंठ तालु पे हो गया, और ओ जो है कंठ ओष्ठ हो गया। ठीक है, इसको जो है नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो, नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं, है ना। इसको सीख लिए, फिर दोस्तों जो है हम आज की क्लास जो है, अगला लेक्चर जो है व्यंजन पर होगा, और हमने आपसे कहा था कि जो है आज एक कहानी आपको हम सुनाएंगे। एक महाराष्ट्र के एक संत हुए जिनका नाम है तुकाराम जी महाराज। बहुत ही अच्छे संत, बहुत ही दयालु, बहुत ही विनम्र कवि भी थे वो। इनकी पत्नी का नाम था जीजाबाई। इनकी पत्नी का नाम जीजाबाई था। एक बार की बात है, जब इनके घर पे कुछ महात्मा, कुछ साधु संत आए हुए थे, तो जो भी इनके घर में राशन पानी था, तो वो सब जो है साधु संतों महात्माओं को भोजन कराने में खर्चा कर दिया, खिला दिया। घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। तो पत्नी जो थी उनकी बहुत कर्कशी थी। तो जब साधु संत महात्मा जब चले गए, तो पत्नी गुस्से से कहती है कि घर में जो कुछ भी दाना पानी राशन था, सब तुमने जो है साधु संतों को खिला दिया, महात्माओं को खिला दिया। अब घर में जो है हम भूखे, तुम भी भूखे, पेट में चूहे दौड़ रहे, हमारा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ कम से कम गन्ने के खेत से एक गट्ठर गन्ना ही लाओ, कम से कम गन्ना खा के कहीं पेट की आग और प्यास को बुझाई जाए। वो बेचारे जो है संत महात्मा भागे 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 जो है खेत जाते हैं, खेत से जो है एक गट्ठर गन्ना लेते हैं। गन्ना लेके रास्ते में आते हैं, तो गांव में अगल बगल के जो भी लोग भूखे बेचारे, जो परेशान, तो उनसे वो लोग गन्ना मांगने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, साधु संत महात्मा तो सबको जो है गन्ना देने लगते हैं, सबको बांटने लगते हैं। बांटते 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 जो है घर आते हैं। जब घर आते हैं, देखते हैं कि एक गन्ना बचता है। जब पत्नी देखती है तो आग बबूला हो जाती है। अब क्रोध में, आक्रोश में आके जो है गन्ना छीन के जो है अब संत तुकाराम जी महाराज को ले दनादन, ले दनादन, ले दनादन जो है खूब दनादन करने से पीटती है। अब साधु संत महाराज विनम्र आदमी जो है, अब करे तो क्या करे, उनकी मुंडी जो है बेचारी की नीचे हो गई। गन्ने का दो टुकड़ा हो जाता है। गन्ने का दो टुकड़ा, दोनों टुकड़े को उठाते हैं और क्या कहते हैं मालूम, कि ले जो है एक गन्ना तू खा और एक गन्ना मैं खाता हूँ। पत्नी जो है तुरंत उनके चरणों में गिर जाती है। मानो तुकाराम जी महाराज ये सिखाना चाहते हैं, मानो तुकाराम जी महाराज से ये शिक्षा मिलती है कि आदमी को जो है क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्रोध की सजा नहीं मिलती, क्रोध से सजा मिल जाती है। तो मानो आज की शिक्षा यही है कि क्रोध में नहीं, हमें बोध में जीना चाहिए। तो आज से क्या सीख मिलती है, हमें क्रोध में नहीं बोध में जीना चाहिए। तो आज का लेक्चर इतना ही दोस्तों। आप लोग जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए, अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेते रहिए, अपनी गृहस्थी, अपना समाज, अपना स्टेट, भारत देश को गौरवान्वित करने का प्रयत्न करते रहिए। तो बस आज के लिए हम विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद।